मैं पोटेंशियल की बात कर रहा था तुम लोगों से। हाँ सर, ना सर, मैं बोला था पोटेंशियल जो होता है वो जनरली 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे और हाइड्रेशन एंथैल्पी पे, इन 3 फैक्टर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? मैं बोला था कि आप लोगों के पास अगर सॉलिड है एम, उसको आपको एम प्लस एक्वस में कन्वर्ट करना है। यानी अगर वो इलेक्ट्रॉन दे के कटाइन बना रहा है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होगा, ये जो रिएक्शन होगा वो एक्चुअल में 3 पार्ट में स्टडी होते हैं। पहले सॉलिड को आप लोग गैस में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको आयोनाइज करेंगे, फिर उसका हाइड्रेशन करा के आपको उसको क्या किया बेटा, एक्वस एम प्लस एक्वस में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो इस प्रोसेस का जो एंथैल्पी आएगा दैट इज सम ऑफ दीज थ्री, 1 2 एंड 3। ठीक है ना, इन तीनों का सम होता है। तो किसी का भी जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है या जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होगा वो सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी का सम होता है। ठीक है, अब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपको आयोनाइजेशन कौन सा ऐड करना पड़ेगा बेटा? 1 और 2 दोनों ऐड करना पड़ेगा, आया ना? पहला इलेक्ट्रॉन निकाले, दूसरा निकाले तो यहाँ पे मेटल से M+2 में जाने के लिए क्या क्या इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू होते हैं? वो हाइड्रेशन एंथैल्पी, दोनों आयोनाइजेशन और बेटा सब्लिमेशन, इन तीनों के बेस पे बेटा गिवन है। इन सब के बेस पे गिवन है, तीनों के बेस पे, और ये दोनों आयोनाइजेशन इसमें गिवन है। उन सबका सम हम लोग निकाले तब जाके हम लोगों को मिला। ठीक है, बाकी मैं तुम लोगों से बोला था कि अगर किसी भी मेटल का हम लोगों को चेक करना है कि कौन सा वाला पोटेंशियल ज्यादा होगा, कौन सा वाला कम होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आया ना? जैसे कोई भी है, जैसे आप लोग M+2 से M की बात कर रहे हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला एटम जो होगा वो +2 से M में अगर आ रहा है तो यहाँ पे कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है। मोर स्टेबल होगा तो वहां पे इलेक्ट्रोपोटेंशियल ज्यादा होगा, कम स्टेबल होगा तो इलेक्ट्रोपोटेंशियल कम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कौन सा वाला एटम जो होता है वो कौन सा वाले ऑक्सीडेशन नंबर में ज्यादा स्टेबल होता है, ये पॉइंट में पीछे डिस्कस कर चुका हूँ मैं, नहीं कर चुका बेटा? है ना? मैं तुमसे बोला कि हम लोगों के पास में क्या है बेटा, हम लोगों के पास में Fe है, Fe+3 से +2 में आ रहे हैं। हमारे पास में Mn है, Mn+3 से +2 में आ रहे हैं। किसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगा बता सकते हैं आप लोग मुझे बेटा? किसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगा? अर्जुन, हरित, ममता, नेहा, कोई बताएगा बेटा? ऋतिक, किसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगा इसमें? नहीं पता सर? सर सेकंड वाले का, Mn वाले का। सर Mn। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है बेटा, 4s0 3d। 5 से किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? 4s0 3d 6 में, और 3d+2 में आएगा तो 6 में कन्वर्ट हो रहा है। और ये हो रहा है बेटा किसमें? 4s0 3d 4 से 4s0 3d 5 में। ठीक है ना, ये आपको चेक करना होता है। ये आप देखेंगे कि पहला वाला जो है वो क्या हो रहा है बेटा? अगर हम लोग बातें करें किसकी, अगर हम लोग बातें करें Fe की, तो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अनस्टेबल की तरफ जा रहा है। D5 ज्यादा स्टेबल होता है कि D6? आप बोलेंगे D5 मोर स्टेबल है, तो ये Fe+3 इज मोर स्टेबल देन Fe+2, इससे लेस स्टेबल। तो इसका इधर जाने का टेंडेंसी कैसा होगा बेटा? कम होगा। सिमिलरली Mn+3 का Mn+2 में जाने का टेंडेंसी कैसा होगा? ज्यादा होगा। इसका ज्यादा होगा तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी कैसा होगा? ज्यादा ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तुम लोग स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे आंसर करेंगे। जो भी लिखे हुए हैं वो सब किसके बेस पे लिखे हुए हैं? ये लिखा हुआ है यहाँ पे एकदम से क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव की तरफ बढ़ गया, फिर से मोर नेगेटिव, फिर से एकदम से पॉजिटिव आया, है ना? ये सारी चीजें किस वजह से आ रही हैं? इट इज बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना? चलो एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, Cr+3 is reducing whereas Mn+3 is oxidizing agent where both have D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना? तो ऐसा भी क्वेश्चन भी पूछना है आप लोगों से कि Cr+3 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। Cr+3 रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब क्या है ये बताओ? Cr+3 क्या है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब क्या है? ये ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरे को रिड्यूस कर देगा। बिल्कुल, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब क्या होगा? इसका खुद का होगा ऑक्सीडेशन। तो मतलब Cr+3 को Cr+2 में कन्वर्ट होने की बात हो रही है। यस सर नो? सिमिलरली आपसे बोला जा रहा है कि Mn+3 जो है बेटा उसको किस में कन्वर्ट होने की बात हो रही है बेटा?
Mn, अच्छा मैं उल्टा लिख दिया हूँ क्या? यस सर, आप उल्टा लिख दें, Cr+4 में Cr कन्वर्ट होगा शायद वो। होने की बात हो रही है, ठीक है ना। Mn+3 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन इसको Mn+2 में कन्वर्ट होने की बात हो रही है। Mn+2 तो अब ये समझ जाएंगे Mn+2 जो होता है वो होता है 4s035, मोर स्टेबल है, आसानी से कन्वर्ट होगा, इसलिए कैसे काम करेगा बेटा, इसका रिडक्शन हो सकता है, और कैसे एक्ट कर लेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली Cr+3 से Cr+4 में जाने की बात हो रही है। Cr+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, 4s03d, बोलो आगे। बताओ बेटा, कोई तो बताएगा। Cr+3 इज रिड्यूसिंग एजेंट, Cr+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, किसी को नहीं पता? Cr का ऑक्सीडेशन नंबर तो बता सकते हो। सर 24। तो 24 है एटॉमिक सर नंबर। 3D1 हो जाएगा शायद। 3d 1 +3 में जाने पे 4s2 3d4 होता है बेटा, +3 होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 3D1। तो ये हो जाएगा 4s0 3d2। अगर इसको तुम लोग कन्वर्ट करते हो बेटा किसमें, Cr+2 में, तो किस में कन्वर्ट होगा बेटा, तो होगा 4s0 गया 3d4, ये होगा ना कहानी, यस सर नो सर। यस सर। ऐसे Mn+3 Mn+2 है, तो Mn+3 में क्या होगा बेटा, ये होगा 4s, और Mn अगर +2 में कन्वर्ट होता है तो ये बेटा क्या होगा, 4s0 3d6 है ना, 6 तो इधर होगा, हाँ 6 बेटा ऐसे ही होगा ना। +2 में तो हम लोग पहले ही कन्वर्ट कर लिया है, इसको +4 में अगर कन्वर्ट करते हैं तो आपको रिलेटिवली ये पॉइंट चेक करना है कि कौन से वाले में ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये हो जाएगा 4s0 3d3, ठीक है सर। तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि इसका कौन सी तरफ जाने का टेंडेंसी ज्यादा है, इधर या इधर, ऐसे इसका कौन सी तरफ जाने का टेंडेंसी ज्यादा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जिस तरफ जाने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, मान चलो Mn+3 का टेंडेंसी Mn+2 की तरफ ज्यादा है, तो ये चीज का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और ये खुद कैसे काम करेगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ, समझ में आया कि नहीं आया। और वो किसके वजह से आप लोग बताएंगे बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा समझ में, तो फिर दूसरा फैक्टर क्या देखेंगे बेटा आप लोग, बताओ सर। मेन जो फैक्टर रहेगा वो रहेगा हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो उसके बाद में क्या देखेंगे, बोलो सर। हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी देखेंगे, क्योंकि अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी एक फैक्टर होता है, जिसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो फिर देखेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं Cr+3 से Cr+4 में जा रहे हैं और Cr+2 में भी जा रहे हैं, दोनों में से किधर जाने का टेंडेंसी ज्यादा है, दोनों में से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो स्टेबल नहीं है ना। यस सर। तो किसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, बोलेंगे Cr+4 का है, इसलिए इसका टेंडेंसी इधर जाने का कैसा होगा, ज्यादा होगा। इसका किसका टेंडेंसी ज्यादा है, ऑक्सीडेशन का, इसलिए कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। इट इज क्लियर टू यू ऑल। बेटा क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे एक क्वेश्चन हो रहा है, गिव द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Em+3 to M+2 वैल्यू फॉर द फॉलोइंग। इनमें से किसका बेटा +3 to +2 वैल्यू जो होगा उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, वो भी आप बताएंगे बेटा, किसके बेस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। सबसे ज्यादा सबका +3 स्टेट में लिखना, सबका सर, सबसे +3 ज्यादा स्टेट। Mn का होगा, Mn का देन कोबाल्ट का, सबसे कम किसका होगा, क्रोमियम सबसे का। कम क्रोमियम का। Pr समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर कोबाल्ट और Fe में बेटा, कोबाल्ट का। कोबाल्ट का ज्यादा होगा Fe से, क्योंकि छोटे साइज का होता है, यस सर। yes sir ठीक है। तो अब लोग वही सारे आंसर्स आपको करना है उसी चीज के बेस पे, ठीक है। आप लोग पहला पॉइंट क्या देखना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्टेबिलिटी,
दूसरा पॉइंट आपको क्या देखना है बेटा, इफ इट डज नॉट वर्क देन चेक हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी चेक करके आप आंसर कीजिए। प्लस में मैं कुछ आपको वैल्यूज भी लिखा हूँ, +3 से +2 का भी लिखा हूँ, +2 से m का भी लिखा हूँ, तो ये भी थोड़ा सा आप लोग एक बार एनालाइज करके रखिएगा जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है सर, कोबाल्ट का लिखा है, Fe का लिखा है, ये सारी चीजें लिखी हुई है। आपको क्लियर है बेटा, Mn, कोबाल्ट, Fe, क्रोमियम, ये सारे ऑर्डर्स क्यों आ रहे हैं? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए है। MnF4 एंड Mn2O7 एग्जिस्ट करता है बट MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? बताइए सर। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4, यहाँ पे कितना है, +7, यहाँ पे भी कितना होगा, +7। इस क्वेश्चन को बोलने का फ्लोरीन इनडायरेक्ट मतलब ये है कि वो फ्लोरीन के साथ में +4 ही ऑक्सीडेशन नंबर शो कर पाता है, +7 नहीं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ में वो +7 तक शो कर लेता है। हाँ हरित बताओ। से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसकी, फ्लोरीन की इस वजह से नहीं करता वो सर। इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन ऑक्सीजन ना, तो फ्लोरीन के साथ तो आसानी से करना चाहिए ना, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो। यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन आता है, फ्लोरीन जाता है, तो फ्लोरीन के साथ में तो उसको ऑक्सीडेशन नंबर शो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि वो ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता है। तो इसका बेटा वजह क्या है, सिर्फ एक ही वजह आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन जो होगा वो क्या करेगा, इसके अंदर डी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है ना, करते हैं मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, डबल बॉन्ड बनाता है ना ऑक्सीजन, बना रहे कि नहीं आ रहा, तो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से विद ऑक्सीजन जो ऑक्सीडेशन नंबर जाता है वो जाता है +7 तक, और विद फ्लोरीन जो ऑक्सीडेशन नंबर जाता है वो कहाँ तक जाता है बेटा, वो जाता है +4 तक। ठीक है ना, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे आंसर नहीं होता, इट इज बेस्ड ऑन द टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड। तो ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, इसके साथ में बैक क्या करता है बेटा, जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, इस वजह से ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीडेशन नंबर शो करने का टेंडेंसी क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, इट इज क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। अगर ये फ्लोराइड भी बनाते तो MnO3F टाइप का बनता है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +7। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ में होते हैं, कहीं फ्लोरीन के साथ में नहीं होते, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो नेक्स्ट है मैग्नेटिक नेचर, इसके बारे में हम लोग जानते होंगे। ये जो कंपाउंड्स होंगे वो दो तरीके का मैग्नेटिक नेचर शो करेंगे, एक पैरामैग्नेटिक और एक डायमैग्नेटिक, ये आप जानते हैं। पैरामैग्नेटिक कौन होगा, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है और जिसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डायमैग्नेटिक का भी जानते हैं, ठीक है ना। इनका मैग्नेटिक कितना मैग्नेटिक नेचर है उसको कैलकुलेट करने के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज √n+2 bm। सबको पता है? यस सर। bm का यूनिट है बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, यस सर। देखो मैं आपको एक लॉजिक भी इसमें बताया था कि हमसे क्वेश्चन पूछता है, आपको दे दिया मैग्नेटिक मूवमेंट, मान के चलो म्यू इज 3.8, बना रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे कौन सा वाला मेटल होगा, Mn+2 है, V+3 है, Cr+3 है, Fe+3, इनमें से कौन सा वाला मेटल होगा? ठीक है, आपसे ऐसा पूछे तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना होगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? सर Fe+3। है ना, तो आपको n निकालना पड़ेगा, Fe+3 आ रहा है। चलो पहला बात बताओ क्या करना पड़ेगा, आपको n निकालना पड़ेगा ना। सर फर्स्ट वाला आ रहा है Mn+2 वाला, सॉरी। Mn+2, यस सर, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, सुनो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा। यस सर नो सर तो बोलो कुछ, यस सर। अब और कोई क्लास में है ही नहीं, है ना। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा, तो बेटा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सिर्फ आप जो पॉइंट के पहले का वैल्यू है उसको कंसीडर करना, बाद का छोड़ देना। समझाया मैं क्या बोला? यस सर। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, चाहे तो आप फॉर्मूले में लगा कर देख लेना, आपको ये वाले वैल्यू से नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 ही मिलेगा। तो जो पॉइंट के बाद का वैल्यू होता है उसको आप छोड़ दीजिए,
पॉइंट के पहले का वैल्यू कंसीडर कीजिए, वही आपका नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है सर, इसके पास में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है बेटा कितना, इसके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा 3 है, वेनेडियम के पास में कितना होगा 3D। सर एक क्वेश्चन में दे रखा था म्यू 1.73, तो उसमें क्या करेंगे? 1.73 तो मेरा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1। अच्छा, इसमें दोनों छोड़ देंगे। पॉइंट के बाद का जो भी है सब छोड़ दो। ठीक है, ठीक है। पॉइंट के पहले का कंसीडर करो और आंसर करो। कितना होगा बेटा क्रोमियम का, वेनेडियम का कितना होगा 4s0 3D कितना, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम के पास में होता है 3D 3 ना, तो ये बच गया 2 है ना। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4s0 3D 3, 3 ये हो जाएगा 4s0 3D, ये भी 5 हो जाएगा। 5 तो कौन सा वाला आंसर हो गया इसमें, क्रोमियम, जिसके पास में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस यस सर सर। तो आपको अगर निकालना है, आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया, आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि कौन सा वाला अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे देखा जा सकता है, आप लोग आंसर कर सकते हैं। ठीक है ना। आप ये भी जानते होंगे कि जितने भी डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक होते हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट होता है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, और इनका मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो 0 होता है, क्योंकि इनके पास में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं। ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ द कलर्ड आयन। देखो इसमें कई सारे लोगों को दिक्कत थी, इसको ठीक से समझ लीजिएगा आप लोग। एक बात तो अब याद रखिए कि आपको जनरली क्या क्वेश्चन पूछता है कि जो कंपाउंड होगा वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ठीक है ना, समझ आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जो जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके कंपाउंड, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड कैसे होते हैं बेटा, कलर्ड होते हैं, क्योंकि क्या होता है बेटा उनमें डी ट्रांजिशन होते हैं। आप जानते हैं डी ट्रांजिशन के बारे में। डी कौन से वाले पार्ट में, दो में स्प्लिट होता था, T2G और EG में, आया ना। यस और नो सर। अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो बेटा वो क्या करता है, वो ट्रांजिशन करता है। क्या करता है बेटा, वो ट्रांजिशन करता है, जिसको लोग बोलते हैं डी ट्रांजिशन। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, आसानी से इधर जाएगा, इधर लौटेगा, यहाँ से जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा ऊपर जाने के लिए, वापस रिलीज करेगा, तो इसी की वजह से हमें क्या मिलेगा बेटा, कलर मिलता है। ठीक है ना, कलर क्यों मिल रहा है, क्या ये क्लियर है आप लोगों को। ठीक है Yes, सर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी Okay. इस ट्रांजिशन को T2G से EG का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है उसी को हम लोग बोलते हैं डी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सर पहले T2G से EG में जाएगा, फिर वहां से वापस नीचे आएगा। T2G से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, EG में जाएगा, वापस नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, उसकी वजह से कलर मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोला। यस सर। इसको हम लोग बोलते हैं डी ट्रांजिशन। कलर मिला किसकी वजह से, डी ट्रांजिशन की वजह से। ठीक है, देखो अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स दे रहा है, मान के चलो तुमसे पूछे कि हमारे पास में है K4FeCN6, क्या बोल रहा है आपसे, तुम्हारे पास में कंपाउंड है K4FeCN6, कलर होगा कि कलरलेस होगा। आप पहले निकालेंगे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा, समझ रहे कि नहीं आ रहा। अब +2 आ गया, +2 जो होगा वो कलर्ड भी हो सकता है और वो कलरलेस भी हो सकता है। समझ रहे में क्या बोल रहा हूँ, यस और नो। डिपेंडिंग ऑन दिस लिगेंड, अगर ये लिगेंड कैसा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा उसको, किस में कन्वर्ट कर देगा, कलरलेस में। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए कलर्ड। ठीक है सर, अरे हाँ के ना। ठीक है सर। वो कलर्ड भी हो सकता है, वो कलरलेस भी हो सकता है। अगर आपसे पूछे कि Fe+2 का कलर क्या होगा, ये कंपाउंड नहीं दिया तुम्हें बोला Fe+2 क्या होगा, तो जब तुम फिल करोगे तो बेटा तुम तो अनपेड इलेक्ट्रॉन रखोगे ना अपने आप से। तो यस सर। अगर आपसे पूछो तो ये कैसा होगा बेटा, आपसे कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं दिया तो तुम इसको क्या टिक करोगे, कलर्ड। अगर आपसे सिंपल आयन पूछ रहे हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 से 9 आता है, तुम उसको सिंपली क्या टिक कर दोगे बेटा, कलर टिक करके आओगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर कॉम्प्लेक्स दिया है तो कॉम्प्लेक्स के हिसाब से जाओ, अगर कॉम्प्लेक्स नहीं दिया है तो आयन में देखो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर 1 से 9 कहीं तक भी आता है तो आप बोलेंगे कि वो कैसा होगा, वो कलर्ड ही होगा, क्योंकि उसमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल है। ठीक है सर, देखो मतलब एक इलेक्ट्रॉन होगा तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल है कि नहीं, ये बताओ इसमें, हाँ या ना।
सर वो अरे एक होगा तो पॉसिबल है ना, ऊपर नीचे जा सकते हैं, क्या समस्या? यस सर। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहा, कॉम्प्लेक्स का थ्योरी आपको समझ में आ गया, कॉम्प्लेक्स में तुम लोग जानते हो, कॉम्प्लेक्स नहीं है तो मैं पूछ रहा हूँ, सिर्फ आयन आपको दे रहा है तो। अच्छा दो होगा तो बेटा पॉसिबल है कि नहीं? कोई पॉसिबल है? तो भी पॉसिबल है। तो आप लोग दूसरा इधर ना फिल करके आप लोग फिल करेंगे यहाँ पे, तीसरा आप लोगों ने फिल किया यहाँ पे तभी पॉसिबल है, 4 होगा तो पॉसिबल, 5 होगा तो पॉसिबल, 6 होगा तो पॉसिबल, 7 होगा तो पॉसिबल, 8 होगा तो 9 होगा तो पॉसिबल। अभी भी एक जगह बची है ना यहाँ खाली ट्रांजिशन करने के लिए, जा सकते ना इलेक्ट्रॉन इधर, Yes, sir. लेकिन 10 हो गया तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर तुम्हें D10 मिल जाए, कैसा मिले बेटा? D10, तो क्या लिखेंगे उसको? कलरलेस। आपको मिला D0 तो भी क्या लिखेंगे आप उसको? Colorless. आपको यहाँ पे भी ये चीजें देखने को मिल रही होगी कि हम लोग जहाँ पर D00 वाले दोनों को कलरलेस लिख दिए, देखो ना, और D10 वाला भी कलरलेस लिखा हुआ है, बाकी सब का कुछ ना कुछ कलर लिखा हुआ है, हाँ या ना? यस सर। बाकी सबका कुछ ना कुछ कलर लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो Fe+2 होगा वो 100% ग्रीन कलर का ही मिलेगा हमें हर जगह। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Fe+2 को सॉल्ट जो है वो कलरलेस भी हो सकते हैं, और दे में भी कलर्ड, वो कलर्ड भी हो सकते हैं, वो कलरलेस भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। अब ये जो कलर है वो आपको एक बार देखना पड़ेगा कि उसका क्या कलर होता है, ठीक है? Ti+3 का कलर क्या होता है, इनका क्या होता है? जनरली क्वेश्चन कलर क्या होगा उसके बेस पे बहुत कम पूछे जाते हैं, 2-4 आयन का याद रखिएगा जो कॉमन है, जैसे Fe है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है ना, Mn है, 2-4 कॉमन आयन है जिनका कलर आप याद रखिएगा, है ना, एक रफ आइडिया तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। लेकिन हाँ ये जरूर पूछता है कि इसने ये वाला वेवलेंथ ऑब्जर्व किया तो कौन सा वाला एमिट करेगा, ठीक है ना, हाँ उसको सर, भी वेवलेंथ वाले क्वेश्चन कैसे होंगे? और बता रहा हूँ, देखो इसका भी यहाँ से समझ सकते हैं। ये है बेटा लाइट एब्जॉर्ब, और ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। अगर वो बेटा क्या करता है, वो अगर ये वाला कलर एब्जॉर्ब करेगा वायलेट, तो वो कौन सा वाला? ग्रीन येलो कलर एमिट करता है। अगर ब्लू एब्जॉर्ब करेगा तो कौन सा मिलेगा आपको? येलो। ग्रीन ब्लू का आपको मिलता याद ही है। करने पड़ेंगे। याद नहीं करने पड़ेंगे, इसका तरीका बता रहा हूँ, इसका तरीका भी तो यहाँ बता से, दो पेपर करके। ठीक है ना, इसका तरीका भी इससे समझ लीजिए। आप लोग विवग्योर लिखते हो कि नहीं लिखते, ये बताओ? यस सर। विवग्योर सबको Yes, लिखना sir. आता है? IBGYOR, ये सर नो सर, हाँ ना कुछ तो बोलो। यस सर, यस सर। Yes, sir. IBGYO, ये लिखा हूँ ना मैं? सर इसमें आई की जगह बी हो जाएगा, बाकी सब तो उल्टा हो को गया। नहीं है, हाँ एंड को नहीं है आई इसके नहीं अंदर। होगा सर इसके अंदर। ये गलत लिख दिया ना। हाँ देखो बेटा क्या लिख दिया हम लोग, VI साथ में लिख लो, BGYOR, ठीक है सर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिख रहा है, जो सामने वाले हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है ऐसे, ठीक है सर। यस सर। यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर मिल जाएंगे। जैसे सोच के देखो तुम्हारे पास में रेड का क्या होता है बेटा, रेड का ग्रीन होता है, देखो रेड का ग्रीन होता है कि नहीं होता कॉम्प्लीमेंट्री, सामने इसके ही है। Yes, sir. यस सर, नो सर। देखो तुम्हारे पास वायलेट है तो क्या होगा? येलो ग्रीन। वायलेट का क्या होगा? येलो ग्रीन, मतलब वो वही चीज है कि हमें येलो ग्रीन का बीच का कलर मिलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर, ना सर। ऑरेंज है, ऑरेंज का बोल रहे Yes, ग्रीन sir. ब्लू, ऑरेंज का बोल रहे क्या? ग्रीन ब्लू। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उनसे मुझे ब्लू ग्रीन का क्या होगा तो दिख रहा है, रेड ब्लू ग्रीन का क्या होगा? रेड। तो कोई चीजें सारी कॉमन है, ठीक है। Red. तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर समझ में आ रहे हैं? आपको ऐसा ऑप्शन नहीं देगा कि रेड भी दे दे या फिर थोड़ा बहुत ऑरेंज भी दे दे, अलग अलग करके ऑप्शन देगा, रेड देगा, वायलेट देगा, ऐसा तो कंफ्यूजन में आ जाओगे। हमेशा कभी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता कि दोनों एक साथ में एक जैसे कलर दे दे लिख के, बहुत कम चांस होगा ऐसा पूछने का, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ब्लू से आप लोग ऑरेंज या फिर ऑरेंज रेड या फिर येलो ऑरेंज ऐसे समझ सकते हैं। इट इज क्लियर? यस सर, नो Yes, सर, sir. Yes, sir. ठीक है ना। तो एक बार आप ये चीजें याद रखिए, इससे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कलर बता सकते हैं कि इसका क्या होता है, ब्लू का क्या होगा, वायलेट का क्या होगा, इसका क्या होगा, ऐसे करके, ठीक है।
प्लस में इन दोनों का, जैसे कभी कभी ये होगा कि ब्लू ग्रीन का क्या होता है, ग्रीन येलो का क्या होता है, ऑरेंज रेड का क्या होता है, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ लेगा जनरली। ठीक है सर। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, विवग्योर आप लिख लीजिए, वीआई को एक साथ लिख लीजिए, बाकी को घुमा के गोल गोल लिख दीजिए। 6 कलर हो गए जो आमने सामने आएंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। ठीक है, ऐसे लिखना है ना आपको, वीआई को एक साथ लिख लीजिए, बी जी वाई ओ आर। ठीक है, जो आमने सामने है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है सर। सर ये कैसे डिसाइड होगा कौन सा कंपाउंड कौन सी वेवलेंथ लेता है? बेटा जो कलर है उसके वजह से वेवलेंथ मैंने लिखा हुआ है, वो तो कलर का वेवलेंथ तुम्हें याद होगा तभी पता चलेगा ना। समझे कि नहीं समझे? भाई कोई कलर है उसका अपना एक वेवलेंथ होता है, पार्टिकुलर कलर का अपना एक फिक्स वेवलेंथ होता है, तो कलर का वेवलेंथ ही आपको याद करना पड़ेगा। जैसे ब्लू से आपको पता है कि आपको क्या मिलेगा, ऑरेंज मिलेगा, तो आपको ऑरेंज कलर का वेवलेंथ का रेंज पता होना चाहिए। सर एक क्वेश्चन डिक्टेट कर दूं, आप वो बता देंगे? बोल दो। बोलूं सर? बोलो, तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। Which of the following complex ion is not expected to absorb visible light? हम्म, 4 कंपाउंड के नाम दे रखे हैं सर, NiH2O6 2+, ठीक है, आगे बोलो। NiCN4 2-, CrNH3 6 3+, FeH2O6 2+. तो कौन सा वाला क्या बोल रहे हैं, विच इज नॉट सपोज टू एब्जॉर्ब? Which of the following complex ion is not expected to absorb visible light? हाँ, एक भाई और एक बार ऑप्शन बोल देना। अरे ऑप्शन बोलो। NiH2O6 2+, NiH2O6 2+, NiCN4 2-, NiCN4 2-, CrNH3 6 3+, Cr हाँ, NH3 6 3+, FeH2O6 2+. तो दूसरा वाला है होता है। देखो इसमें इसका आप सोचो, ये क्या Ni+2 है, एक से 2- है। तो +2 आएगा ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो Cn- होता है, D8 आएगा। Cn जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवा देगा, पेयरिंग करा देगा तो आपको ऐसा देखेगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8, एक Cn इधर, एक Cn इधर, इसके पास में कोई अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है नहीं तो कैसे गेन करेगा ना। समझ गए नहीं समझे अर्जुन? नहीं सर। देखो बेटा, इसके पास में अनपढ़ इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको, आया ना? कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ इसका, देखो ये भी Ni+2 है। ठीक है, अच्छा सर, ये वो करवा लेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, पेयरिंग नहीं होगा, इसके बाद 2 अनपढ़ इलेक्ट्रॉन होंगे तो ट्रांजिशन करेगा। ठीक है। ठीक है, Cr+3 ट्रांजिशन होता है। Fe क्या है बेटा, Fe कितना आएगा, H2 जो है वीक फील्ड लिगेंड है, और Fe जो आ रहा है वो +2 आ रहा है, तो ये भी क्या करेगा, इसमें भी क्या होगा, अनपढ़ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होगा, तो ये एनर्जी गेन करेगा और एमिट भी करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है सर। सर इसमें अगर जो ये देखा जाए कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो वो कैसे पता करेंगे? इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, जैसे CN है। ऐसा बेटा ट्रांजिशन मेटल में, इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि सभी अपना इलेक्ट्रॉन के डोनेट करके बनाएंगे, है ना। यस सर। बॉन्ड लेंथ की बेस पे तो मुझे लगता नहीं कि कोऑर्डिनेशन में कोई क्वेश्चन पूछने का पॉसिबिलिटी होता है। सर जो टेस्ट हुआ था उसमें आया था, जो आपने केमिस्ट्री वाला दिया था फुल सिलेबस वाला अभी। क्या क्वेश्चन था, एक तो पढ़ो पूरा, बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन था, यस सर, बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन था। पढ़ो एक और। वही पढ़ा। Sir, which of the following has longest C single bond O bond length? सी सिंगल बॉन्ड, O bond length. तो सी सिंगल बॉन्ड ओ बॉन्ड है, ठीक है बताओ। उसमें ऑप्शंस दे रखे हैं NaCO का होल 4,
NaCO का होल 4, NiCO का होल 4, हाँ न्यूट्रल कंपाउंड है। और ठीक है। CO का होल 4, CO का होल 4 हाँ उसमें नेगेटिव आयन ऊपर लगा हुआ है। माइनस, और FeCO का होल 4 -2। FeCO का होल 4 -2, और चौथा है MnCO का होल 6 प्लस। MnCO का होल 6 प्लस। लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है। यहाँ C सिंगल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ। इसमें लॉन्गेस्ट को ये पूछ रहा है ना। यस सर। MnCO 6 + 2, FeCO 4 -2, CO 4 NiCO। बट इसको मुझे देखना पड़ेगा, मैं तो ये वापस बताता हूँ। बस उसमें लॉजिक पता है क्या रहेगा? यस सर। लॉजिक ये रहेगा कि जो CO होता है ना, वो क्या करता है, तुम्हें पता है कि ये जो होता है वो पाई बॉन्ड भी बनाता है साथ में ना, यस सर। पाइस्ट। है ना। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग एक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट्स वाला अलग से टॉपिक रहता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि जो CO होता है वो क्या करता है, पाई बॉन्ड ही बनाते हैं साथ साथ में इसके। अब ये यस देखेंगे कि जहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, है ना, तो जहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा वहाँ पे क्या होगा, जैसे मल्टीपल बॉन्ड्स बन गए तो बॉन्ड लेंथ कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बन रहे होंगे वहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ जो होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो वो मल्टीपल बॉन्ड्स देखना पड़ेगा कि कहाँ पे जैसे CO में ट्रिपल बॉन्ड है, कहाँ पे डबल बॉन्ड रह जा रहा है, कहाँ पे इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, कहाँ पे ये चीजें देखनी पड़ेंगी एक बार इसमें। एक बार तो ये बता दो बेटा इसको ना चेक करके। यस सर। सर कुछ क्वेश्चंस थे जो उस दिन टेस्ट लिया था आपने, उसमें से मुझे लग रहा है कि वो आंसर की में गलती दे रखे हैं। बट आंसर की में अगर तुम्हें लग रहा है गलत दे रखे तो उनको तुम मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं एक बार चेक कर लूंगा जो भी क्वेश्चन है, अखिल सर को अपडेट कर दूंगा। जो ठीक है भी सर। क्वेश्चन तुम लोगों को लग रहे हैं कि इनमें आंसर की में गलत दे रखा है तो उन क्वेश्चंस के नंबर्स मुझे सेंड कर दो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ उनको, फिर मैं अखिल सर को कर दूंगा उसके बाद। नंबर सेंड करूँ या क्वेश्चन की वो? क्वेश्चन नंबर सेंड कर दो, आंसर। बाकी क्या है, क्वेश्चन नंबर सेंड कर दो, बस मैं उनको चेक कर लूंगा कौन से ठीक है सर। क्वेश्चन है ना। देखो बेटा, एक नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें उनमें क्या करते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं ना। सारे के सारे कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने किसके पढ़े हैं, 90% 95% तो डी ब्लॉक के पढ़े हैं ना कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन, उसमें क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। Yes, sir. तो बेटा इनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह क्या है, क्योंकि इनके पास में हाई चार्ज डेंसिटी होती है। हाई चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, इनका साइज कैसा होता है बेटा, स्मॉल होता है, और इनके पास में चार्ज कैसा होता है बेटा, ज्यादा होता है। ठीक है ना, हाई चार्ज होता है, स्मॉल साइज होता है। दूसरा पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, इनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। जबकि ये चीजें किसके पास में नहीं होती बेटा, ये चीजें कौन नहीं कर पाता, एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल ये सब कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट कि ये जितने भी मेटल्स हैं वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर जाते हैं, मैक्सिमम मेटल्स। तो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करने का वजह क्या है, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का मतलब ये है कि इसमें S और D यानी जो पेनल्टीमेट होता है D वाला और जो वैलेंस शेल होता है वो दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था कि इनके सरफेस पे क्या होता है बेटा, एडजॉर्प्शन हो जाता है। दे प्रोवाइड द सरफेस फॉर द रिएक्टेंट्स टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। ठीक है ना, हमारे कि नहीं हरा, ये इनके सरफेस पे क्या होते हैं, एडजॉर्प्शन हो जाते हैं। एडजॉर्प्शन इनके सरफेस पे हो सकता है ड्यू टू द एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ दीज मेटल्स। ये क्या करते हैं बेटा, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक है सर, जितने भी हम लोगों के पास में ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं बेटा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होगा,
तो जो इनका लैटिस होता है बेटा, उसमें जो वॉइड्स होते हैं, उस वॉइड्स में स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन, ये क्या हो जाते हैं बेटा, उसमें एडजॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना। ड्यू टू द एडजॉर्प्शन ऑफ स्मॉल एटम्स लाइक दीज एटम्स इनटू द वॉइड्स में इन एटम्स के बेटा क्या होता है, एडजॉर्प्शन की वजह से क्या होता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. इंटरस्टिशियल कंपाउंड का प्रॉपर्टी बेटा सिंपल है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट देन पेरेंट एटम। इनका जो पेरेंट एटम है उससे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, काफी ज्यादा हार्ड होते हैं बेटा। कुछ बोराइड्स ऐसे भी होते हैं जिनका हार्डनेस क्या होता है बेटा, दैट अप्रोचेस डायमंड, है ना, नियरली डायमंड के आसपास ही पहुंच जाते हैं। दूसरा, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं बेटा, तो इनका जो प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, रिएक्शन करने का कम हो जाता है, दे आर केमिकली इनर्ट, और वी कैन से दे आर लेस रिएक्टिव। ऐसा नहीं कि 100% हम लोग इनको इनर्ट बोलेंगे, दे आर केमिकली इनर्ट और लेस रिएक्टिव, ठीक है। बाकी बात ये है कि यार कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऐसा मेटल होता है, वो मेटल का जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला जो प्रॉपर्टी होता है वो रिटेन रहता है, ठीक है। इसके आगे है इसके ऑक्साइड्स और ऑक्सो अनायंस, ये थोड़ा सा अच्छा टर्म है, ठीक है बेटा। तो आप याद रखिएगा कि ये इनके कौन से ऑक्साइड्स हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं। देखो आपको ये पता है, ऑक्साइड्स की बात करूं तो एसिडिक नेचर कैसे बढ़ेगा बेटा, विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यस सर नो सर? Yes, sir. आपको ये पता है कि आयोनिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, आयोनिक ऑक्साइड कैसे होंगे बेटा? बेसिक। आयोनिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना। और जो कोवेलेंट ऑक्साइड्स होंगे बेटा वो कैसे होंगे, Acidic. कोवेलेंट ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना। और जो आयोनिक करैक्टर होता है वो क्या करता है बेटा, दैट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सबको पता है। Yes, sir. यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, +2, यहाँ पे प्लस का 8/3, यहाँ पे +3, यहाँ +4, यहाँ +7। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब आयोनिक नेचर क्या होगा बेटा, कम होगा। कोवेलेंट नेचर क्या हो रहा होगा बेटा, Increase. इधर की बढ़ तरफ रहा होगा सर. होगा, ठीक है ना। कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, एसिडिक नेचर क्या होगा बेटा, इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन कोवेलेंट नेचर, यस सर नो सर? क्योंकि कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा तो बेटा इधर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, एसिडिक नेचर जो होता है वो बढ़ता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो MnO होता है वो कैसा होता है बेटा, वो बेसिक होता है। Mn2O7 कैसा होता है बेटा, एसिडिक होता है। बाकी जितने भी बीच में लिखे हैं वो सब कैसे हैं, Amphoteric. तो एसिडिक ऑक्साइड्स जो होंगे वो हाई ऑक्सीडेशन नंबर के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एम्फोटेरिक, दे आर एसिडिक, और जो लो ऑक्सीडेशन नंबर वाले होते हैं वो बेसिक, और इन बिटवीन क्या होते हैं, हमें नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स यहाँ मिलते हैं। तो एसिडिक तो बहुत कम है, वैनेडियम, क्रोमियम और Mn, V2O5, CrO3 और MnO7, ठीक है ना। +5 और +7 ऑक्सीडेशन नंबर वाले कुछ ऑक्साइड्स हैं, और यही है मेरे ख्याल से +5 और +7 वाला आपको दिख रहा है, यहाँ +5 है, यहाँ +5 है, यहाँ +7, ये क्या है बेटा, एसिडिक है, ठीक है सर। जिनका लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है आपको दिख रहा है, ये सारे लोअर ऑक्सीडेशन नंबर वाले लिखे हैं वो क्या है, बेसिक है, ठीक है ना। इन बिटवीन आपको बहुत सारे ऑक्साइड जो कैसे मिलेंगे बेटा, एम्फोटेरिक नेचर के देखने को मिलते हैं। ये भी याद रखिएगा कि CuO कैसा होता है बेटा, ये भी एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, और Cu2O जो है वो कैसा है बेटा, वो बेसिक नेचर का है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से इनके नेचर से भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से वाले एसिडिक है, 4 ऑप्शन दे देगा कौन सा वाला एसिडिक है, कौन सा वाला एम्फोटेरिक है, ऐसे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है सर। इसके आगे हम लोग डिस्कस करने वाले बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना, कैसे कलर का होता है, पर मैग्नेट का कलर क्या होता है, ठीक है ना, सब कैसे चीजें हैं, इनको मैं कल डिस्कस करने वाला हूँ इसके बारे में काफी कुछ, और मे भी कल चैप्टर भी खत्म कर लेंगे हम लोग, पूरा ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं ना D&F लोकल एलिमेंट्स, ठीक है सर। ओके सर। थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, हरी तुम मुझे Yes, सेंड sir. कर देना बेटा, जो भी चीजें जो तुम्हें जो लग रहा है क्वेश्चंस के आंसर गलत है वो सेंड कर